गुड इवनिंग भाई सभी को। कल का टेस्ट रहा था। कल टेस्ट बहुत कम लोगों ने दिया। बार बार बोलने पर भी चीजों में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है, फिर तो मतलब ही नहीं रहेगा कि आप टेस्ट वगैरह नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था, वेस्टर्न में पहुंच गया था। वेस्टर्न का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हम प्राचीन यूनान की कला पर चल रहे थे। प्राचीन यूनान की कला के 7 6 हमें पढ़ने थी। तो हमने कहा था कि पहले प्राचीन यूनान की कला या हम चीजों को डिफाइन करेंगे। डिफाइन क्या करेंगे जरा सा हम देख लेंगे कि हम उस दिन समझा रहे थे आपको, लेकिन हमारी वॉइस क्लियर नहीं हो पाई थी, तो इसलिए थोड़ा सा। देखिए बेटा, जो हम टॉपिक अब पढ़ाने जा रहे हैं, प्राचीन यूनान, ये अच्छे से आपको दिख रहा होगा। ठीक। अक्सर करके कंफ्यूजन जो हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, तो पहले से हम इसको क्लियर कर ले रहे हैं। प्राचीन यूनान की कला। प्राचीन यूनान की कला। प्राचीन यूनान की कला के अगर हम खंड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं बेटा, तो यूनान की कला में प्राचीन यूनान की कला, और इधर हम इसी में बुक में अगर हम ध्यान दे रहे हैं, पहले इधर से देख ले रहे हैं, तो सबसे पहले एशियन एशियन कला। नंबर 2 जो आपका आता है वो आता है ज्यामितिक या अंधकार युग। नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो आता है आर्केइक युग। नंबर 4 की बात अगर हम कर रहे हैं तो आपका जो आता है वो आता है शास्त्रीय काल। नंबर 5 की अगर हम बात कर रहे हैं तो आता है हेलेनिस्टिक काल। हेलेनिस्टिक काल यहीं पर अक्सर करके ध्यान नहीं दिया जाता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हेलेनिस्टिक काल के ही साथ में आपको एक चीज और जोड़ दी जाती है। वो जोड़ जाती है इट्रस्कन इट्रस्कन कला और रोमन कला। और इसे भी बेटा प्राचीन यूनान की कला के दायरे में ही बुकों पर लिखा रहता है। जो पहली हेडिंग पड़ेगी वो बुकों के दायरे में सबसे मोटी हेडिंग डाल करके अक्सर करके रखते हैं, प्राचीन यूनान की कला। ठीक है, लेकिन बीच में डिफाइन करते हैं, लेकिन हम मोटी हेडिंग पढ़ करके और चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, बस पढ़ने लगते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना, ये जो दो कलाएं हैं, ये कलाएं हैं इटली की। इटली। अब देखिएगा, जो हम आपको समझाना जा रहे हैं वो मैटर क्या है, समझना क्या है यहाँ पर बेटा। ग्रीस, यूनान। यूनान आज एथेंस इसका प्रमुख शहर माना जाता है, जो ग्रीस यूनान के अंतर्गत आता है। और ग्रीस यूनान का जो पार्ट है देखिए, वो ये है पूरा, यहां से लगा करके समुद्री पार्ट है। ठीक।
अगर देख रहे हैं तो यहाँ आयनिक सी है, देखिएगा लिखा हुआ है आयनिक सी, ठीक। और इधर देखिएगा एजियन सी, एजियन सी मतलब एजियन समुद्र, आयनिक समुद्र, ठीक है, आयनिक समुद्र। नीचे का ये जो पार्ट है, नीचे वाला, ये सारा का सारा भूमध्य सागर के नाम से जाना जाता है, भूमध्य। भूमध्य, ठीक है, सागर, भूमध्य सागर के नाम से जाना जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि ग्रीस ये है यहाँ पर, यूनान यहाँ पर है, और इटली आपका ये है। अगर इसमें भी देखा जाए तो आयनियन सी एक डिवाइडेशन है इधर, ठीक, आर्नो टाइबर, ठीक, ये नदियां हमारी हैं। इधर आपका अल्पस पर्वत रहेगा, ये इधर का, ठीक है, जो अल्पर पर्वत घेरे हुए है इटली को। इटली का संपूर्ण क्षेत्र अगर देखा जा रहा है तो बेटा आपको दर्द रहा है, देखिए ये रहा इटली का संपूर्ण क्षेत्र, ठीक, ये रहा इटली का संपूर्ण क्षेत्र। हमारे कहने का अर्थ ये है कि ध्यान दीजिएगा कि ग्रीस यूनान अलग क्षेत्र है और इटली अलग क्षेत्र है, इसलिए हम कंपोजिट नहीं करेंगे, उसको हम जोड़ेंगे नहीं कि एक में जोड़ करके पढ़ेंगे, नहीं। ग्रीस पर ही यूनान की विजय हुई, बात समझ ना, ग्रीस पर यूनान की विजय, मतलब सॉरी यूनान पर इटली की तुरंत विजय, या इटली, तो इटली या यूनान का अभी कोई हम जुड़ाव नहीं करेंगे। अभी हम अलग अलग चीजों को अलग अलग डायग्राम पर ध्यान से देख लेंगे, बात समझ रहे ना, अलग अलग चीजों को अलग अलग डायग्राम पर हम देखेंगे। तो एक चीज एक स्पष्ट हो रही है कि शुरुआत कला की कहां से हुई, कला की जो हमें शुरुआत दिखाई दे रही है वो चलती है ग्रीस या यूनान से, बात समझ ना, ग्रीस या यूनान से। अब ग्रीस और यूनान या ग्रीस या यूनान, जैसे हम बेटा पढ़ रहे थे अभी तक सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इसी तरीके से हम पढ़ रहे थे मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया में सुमेरियन जाति, सिंधु सभ्यता में हम सैंधव जाति के लोग पढ़ रहे थे कि इन लोगों ने इस सभ्यता का उत्थान किया, या इस सभ्यता के प्रमुख प्रणेता या प्रमुख दाता जो रहे हैं वो सुमेर लोग रहे हैं। इसी तरीके से बेटा यूनान ग्रीस का जो पार्ट है इसकी भी हम जड़ से ही पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक, मतलब यहां से ही शुरुआत होती है। इस जो ये कला आप डाले हैं प्राचीन यूनान की कला, यहीं से कहीं ना कहीं पर, ध्यान दीजिएगा, यहीं से ना कहीं से हमारी कला का इस क्षेत्र में शुरुआत ही होगा, ठीक है। प्राचीन यूनान की कला, अब देखिएगा जरा से समझेंगे, प्राचीन यूनान की कला, प्राचीन यूनान की कला इस क्षेत्र में एजियन समुद्र है, एजियन समुद्र में छोटे छोटे द्वीपीय 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 द्वीप, इस तरीके से छोटे छोटे द्वीप हुआ करते हैं। इन द्वीपों पर एजियन जाति के लोग, एजियन जाति के लोग, जाति हमने क्या बताया कि जैसे प्राचीन समय में कोई भी अगर देखेंगे सैंधव में सैंधव जाति रही, सुमेर में सुमेर जाति रही थी। स्थान के नाम पर ही आदि मानव से जो विकसित प्रणाली थी, विकसित प्रणाली या विकसित प्राणी वहां के रहे होंगे, उन्हीं को उस जाति के नाम से दे दिया जाता था और उसी का विकास धीरे धीरे माना जाता था। तो एजियन में सबसे पहले हमको ऐतिहासिक जो प्रमाण मिले, मतलब हम शुरुआत कर रहे हैं, जड़ शुरुआत कर रहे हैं समझ लीजिएगा, तो एजियन जाति के लोग हमको दिखाई देते हैं। और एजियन जाति के लोग जिस कला को विकसित कहते हैं करते हैं उसको हम एजियन समुद्र की कला कहते हैं, एजियन समुद्र की कला कहते हैं। इस जाति के लोग कांस्य में पात्र और औजारों का निर्माण करते थे और इसी के साथ केवल और केवल पात्र कला पर, पात्र कला पर ही कार्य किए हैं। बाकी एजियन में कोई भी कार्य नहीं हुआ है।
फिर उसके बाद यहाँ के लोग, इस एजियन समुद्र के लोग छोटे छोटे घर बना करके रहने के कार्य किए हैं, और उन छोटे घरों को धीरे धीरे करके भित्ति चित्रों से सजाने का कार्य किया। भित्ति चित्रों से, और कोई कार्य यहाँ पर नहीं है। जो जो मकान हमको मिले हैं वो मिट्टी, कच्ची मिट्टी और लकड़ी के मिले हैं, इसलिए वो निस्तो नाबूद हो गए, लेकिन उसके कुछ प्रमाण आज भी हमको दिखाई देते हैं जो एजियन के तरफ में दिखाएंगे। एजियन समुद्र की सभ्यता में, इस सभ्यता एजियन के काल को हम मुख्यतः 4 भागों में भाग लेते हैं एजियन के। एक तो सबसे पहले हमारा है साइक्लेडिक कला। साइक्लेडिक, फिर हमारा क्रीट की कला। क्रीट की कला, ध्यान देना, साइक्लेडिक कला में छोटी छोटी जनजातियां अपने में वितरित हुआ करती थी, लेकिन क्रीट की कला में हुआ क्या, क्रीट की कला में इन जनजातियों को एकत्र करने की प्रणाली प्रारंभ हो गई थी। मतलब सामंती व्यवस्था, राजतंत्र का कहीं ना कहीं पर शुरुआत हो जाता। जैसे हम भारत में भी पढ़ रहे हैं तो बेटा हम देख ले रहे होते हैं, हम क्या देख रहे थे कि भाई शुरुआत में हमारा पहले प्रागैतिहासिक काल आया, फिर सैंडो सभ्यता आई, सैंडो सभ्यता के बाद हम वैदिक काल आए, फिर वैदिक काल के बाद हम सीधा पढ़ते आकर के हम कहते हैं कि कहां पर, तो कहते हैं मुख्यतः हर्यक वंश में भारत में सर्वप्रथम एक राजनीतिक व्यवस्था का प्रमाण हमको दिखाई देता है। इस काल में हर एक वंश में राजनीतिक व्यवस्था का प्रमाण हमको दिखाई देता है। तो साइक्लेडिक कला में जो जनजातियां थी वो छोटी छोटी जनजातियां, बस नॉर्मल विकसित जनजातियां थी। इस समय यहाँ पर कोई तथ्य नहीं हमको दिखाई दे रहे थे, लेकिन क्रीट के काल में ये जनजातियां जो हैं, ठीक है, क्रीट काल में, जो क्रीट काल है, क्रीट काल में बेटा ये जनजातियां मुख्यतः छोटे छोटे सामंतों का प्रारूप ले लेती हैं, और क्रीट की कला को मुख्यतः सर आर्थर इवांस ने, आर्थर इवांस, सर आर्थर इवांस ने 3 भागों में बांटा। ये क्वेश्चन आपको कल टेस्ट में भी दिखाई दिया होगा। ठीक, सर आर्थर इवांस ने 3 भागों में बांटा, लेकिन क्रीट के साथ में ही फिर आगे चल करके जो छोटे छोटे सामंती थे वो एक साम्राज्य बनाने लगे थे, और उस साम्राज्य के तौर पर जब उभर कर आया तो इसको कहते हैं माइसिनिया, जो क्रीट का ही सुधरा हुआ रूप दिखाई देता है, माइसिनिया की कला। ठीक है, माइसिनिया की कला फिर जो है हमारा एशिया माइनर का पूर्वी तक निकल करके आता है, और इस एजियन काल समाप्त हो जाता है। एजियन काल के बाद जो सामंती थे इनमें आपस का विवाद होने लगता है, आपसी विवाद होने लगता है। तो लाइट की दिक्कत कर गई है। ये जो बता रहे थे, देखेंगे। ग्रीस पर चर्चा कर रहे थे, ग्रीस मतलब प्राचीन यूनान पर हम चर्चा कर रहे थे। तो यूनान के पार्ट पर हम चर्चा कर रहे थे, उसी को देख रहे थे, तो इसको हम समझा रहे थे। ठीक, कि कैसे साइक्लेडिक कला, साइक्लेडिक कला के बाद कैसे हमारी क्रीट की कला आई, क्रीट की कला की सामंती व्यवस्था को, प्रजाति को जो है जन्म दिया, और माइसिनिया के लोगों ने इसको सुदृढ़ किया, और उसके बाद छोटे छोटे जो द्वीप थे, ये छोटे छोटे द्वीप आपस में जब संघर्ष करने लगे, तो इस समय कला का कोई उत्थान नहीं हुआ, और दूसरा हमारा युग प्रारंभ हो गया जिसको हम कहते हैं अंधकार का युग। अंधकार
का युग या ज्यामितिक कला। ज्यामितिक कला पर हमको केवल और कुछ कुछ पात्र चित्रों का ही कार्य दिखाई देता है। बाकी जो, क्योंकि पात्र चित्रण हमारे शुरू से चलते आ रहे थे, हमने आपको बताया था कि ज्यामितिक कला एशियन समुद्र में भी चले आ रहे, तो उसके प्रमाण हमको दिखाई देते। मतलब इस काल में अगर देखा जा रहा है बेटा, तो इस काल में अभी नथिंग, कोई कार्य नहीं हुआ, केवल लेपिस और संतार की एक प्रतिमा हमको दिखाई देती है। बाकी अंधकार के युग में कोई कार्य हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि आपस में सभी जनजातियां विवाद कर रही थी, और जब आपस में सभी जनजातियां विवाद कर रही थी, तो इस काल में कोई कला का हमको विकास दिखाई ही नहीं देगा। लेकिन जब हमारा अंधकार का युग समाप्त होगा और आर्केइक युग आएगा, आर्केइक युग, आर्केइक युग में एक सत्ता का स्थानांतरण प्रॉपर एक व्यक्ति के नाम पर हो जाता है, कोई एक सामंत रह जाता है। और आर्केइक युग में मुख्यतः वास्तुकला का और मूर्ति कला का और पात्र कला का मुख्य प्रमाण दिखाई देता है आर्केइक युग में। लेकिन अभी सामंती व्यवस्था चल रही थी, छोटे छोटे केंद्रों पर छोटे छोटे व्यक्ति को मुखिया बनाया जा रहा था। राजतंत्र का भी प्रभाव हमको दिखाई नहीं देता है बेटा। राजतंत्र का इस आर्केइक युग पर ही राजतंत्र का प्रभाव दिखाई देता है शास्त्रीय काल में। शास्त्रीय काल में धर्म का प्रारूप हो जाता है, ठीक, मुख्यतः हेरा और ज्यूस जैसे देवताओं को माना जाता है। और इसी शास्त्रीय काल में मुख्यतः पेराक्लीज नामक मुख्य शासक हुआ, पेराक्लीज नामक मुख्य शासक हुआ, जिसने संपूर्ण यूनान को एकत्र करके, जैसे मौर्य काल से पहले हमारे भारत में 16 महाजनपद 10 गणराज्य हुआ करते थे, सब अपने में खुश हुआ करते थे। लेकिन मौर्य काल में जब चंद्रगुप्त मौर्य हुए, तो सभी 10 गणराज्यों और 16 महाजनपदों को एक पास इकट्ठा करके और अपने में उस शक्ति को निहित कर लिया, और संपूर्ण भारत, अखंड भारत पर जो है सत्ता प्रारंभ करने का कार्य किया। इस तरीके से पेराक्लीज ने भी अब पहली बार शास्त्रीय युग में इस संपूर्ण ग्रीस यूनान को जो है एक पास बांध करके, एक डोर में बांध करके और स्वयं शासक बना। और कहा जाता है कि पेराक्लीज के समय में शास्त्रीय युग में मुख्यतः हर घर में एक मूर्तिकार का जो है जन्म हुआ है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पर देख लीजिएगा, जनजाति से लगा करके, जनजाति के विकास से शुरुआत करके और हम शासन व्यवस्था तक चले आए। वास्तव में ना, जनजाति की शुरुआत से लगा करके शासन व्यवस्था तक जब चले आए, तो यही जो है कहानी हमें ग्रीस यूनान की सर्वप्रथम कहानी दिखाई देती है, जिसके हम मुख्यतः छोटी जनजातियों से लगा करके शासन व्यवस्था तक के पहुंचने के काल को मुख्यतः समय दर समय लगभग 3000 ईसा पूर्व से लगा करके लगभग 3000 ईसा पूर्व, एक दिन की तो कहानी है नहीं, और लगभग 31 ईसा पूर्व तक के समय को डिवाइड किए हैं 5 भागों में। बेटा 5 भाग कौन कौन से थे? अभी हमने आपको बताया था, एजियन समुद्र की कला, उसके बाद ज्यामितिक या अंधकार युग, इसके बाद आर्केइक युग, इसके बाद शास्त्रीय काल, उसके बाद हेलेनिस्टिक काल। कहेंगे सर हेलेनिस्टिक काल के बाद में क्या हुआ? हेलेनिस्टिक काल के समय में ही अब इधर जब आप हेलेनिस्टिक काल चल रहा होगा, शास्त्रीय काल चल रहा होगा, तो ग्रीस अपने में अलग कार्य कर रहा था, इटली अपने में अलग कार्य कर रहा था। इटली में इट्रस्कन जाति हुआ करती थी, जैसे यहाँ पर अभी एजियन जाति हुआ करती थी, ऐसे इटली में इट्रस्कन जाति हुआ करती थी। बेटा इटली में कौन सी जाति हुआ करती थी? इट्रस्कन जाति। देखिए ध्यान से, इट्रस्कन जाति हुआ करती थी। इट्रस्कन इटली में, ठीक है, इट्रस्कन जाति हुआ करती थी। इस इट्रस्कन जाति ने इटली को अपने अधीन कर लिया था, और इसी इट्रस्कन जाति को एकत्र करके इसी का एक नायक हुआ। उसकी कहानी है, कहानी क्या है? टाइबर और आर्नो नदियों के बहाव के मध्य एक बच्चा कहीं से बह करके आया, एक कहानी टाइप में है। उस कहानी को ऐसे बच कर सकते हैं, कुछ लोगों का, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ग्रीस में से किसी राजा ने इसको बहाया होगा, कुछ मानते हैं कि माता भेड़िया के द्वारा इसको पल्लवित किया गया, कुछ मानते हैं कि दैवी रूप में उभरा था। तो अलग अलग कहानियां हैं, क्योंकि प्राचीन काल की, जैसे आप अगर मौर्य काल की बात कर रहे हैं, भारत में ही पढ़ रहे हैं, तो मौर्य काल अगर हम कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, तो कुछ बोलते हैं क्षत्रिय था, कुछ कहते हैं शूद्र था। सबका, हर इतिहासकार का अपना एक अलग मत है। उस तरीके से इटली की कहानी में भी एक अलग मत चलता है। तो ये इट्रस्कन जाति को अलग करके
एक व्यक्ति हुआ करता था रोमुलुस। रोमुलुस, इस रोमुलुस नामक व्यक्ति ने इट्रस्कन जाति को एकत्र करके एक व्यवस्थित साम्राज्य की स्थापना की, जो साम्राज्य हमारा रोमन रोमन साम्राज्य कहलाया। बेटा क्या कहलाया? रोमन साम्राज्य कहलाया, ध्यान रखिएगा, रोमन साम्राज्य कहलाया। अभी देखिएगा, इस रोमन साम्राज्य ने आगे चल करके न केवल इटली में, बल्कि इटली से लगा करके आगे 31 ईसा पूर्व में यूनान को भी अपने अधीन कर लिया। और अब इस रोमन साम्राज्य न केवल यूनान को, बल्कि संपूर्ण विश्व पर आधिपत्य करने के लिए अथक प्रयास करने लगा। और रोमन साम्राज्य वालों ने लगभग 1453 ईस्वी तक न केवल भारत, बल्कि संपूर्ण विश्व, चाहे एशिया महाद्वीप हो, चाहे अफ्रीका महाद्वीप हो, और चाहे हमारा जो है उत्तरी अमेरिका हो, चाहे दक्षिणी अमेरिका हो, मतलब संपूर्ण विश्व पर कहीं ना कहीं पर जहां इसके क्षेत्र में जो भी पार्ट आता था उसको इसने अपने अधीन कर लिया था। इसीलिए लगभग में 1453 तक पूरा विश्व किसके अधीन था? रोमन साम्राज्य के। अभी विकिपीडिया जब रोमन साम्राज्य की देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। और रोमन साम्राज्य के अधीन संपूर्ण चीजें चलती रही, लेकिन आपको पता है कि 1453 के बाद में यहाँ पर पुनर्जागरण की प्रारंभ हुई। और पुनर्जागरण का प्रारंभ कहां से हुआ? इटली से हुआ। अब जो शासक थे इटली के ही, जो अन्य शासक सामंत थे, उन्होंने क्या किया कि रोमन साम्राज्य से हट करके अपनी स्वतंत्र विचारों को प्रकट करने का कार्य किया। जब हमारे ही देश के लोग हमारे विद्रोह में उतर आएंगे तो अन्य देश भी स्वतंत्रता की तरफ बढ़ने लगेंगे। इस तरीके से फ्रांस अपने में स्वतंत्र करा गया बास्टील के युद्ध के तहत, जर्मनी अपने में स्वतंत्र करा लिया गया, भारत अपने में स्वतंत्र करा लिया गया। हम जैसे कहते हैं हम गुलाम थे, तो ये कोई हम ही अकेले गुलाम नहीं थे बेटा, ये पूरा पूरा संसार इस रोमन साम्राज्य का ही गुलाम था। ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने शुरुआत में ही अपने को स्वतंत्र करा लिया, कुछ लोग जो है बाद में स्वतंत्र करा पाए। तो ये रोमन साम्राज्य, प्रॉपर रोमन साम्राज्य चलेगा। इसी रोमन साम्राज्य के तहत हम पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन सा? इट्रस्कन कला, रोमन कला, उसके बाद साम्राज्य काल, और फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है, मध्य यूरोप की कला। मध्य यूरोप की कला में हम पढ़ेंगे बाइजेंटाइन कला, ठीक, गोथिक कला, रोमनस्क शैली, ठीक, रोमनस्क शैली। ये सब जितनी भी हमारी 4 शैलियां उस समय होती हैं, आरंभिक ईसाई कला, बाइजेंटाइन कला, रोमनस्क और गोथिक शैली। गोथिक शैली के बाद हम पुनर्जागरण काल पढ़ते हैं। तो इस दौर पर इस रोमन साम्राज्य के तहत पर हमको 6 चीजें देखने को मिली। एक तो प्राचीन में इट्रस्कन कला, दूसरी रोमन कला, फिर उसके बाद मध्य शैली में हम पढ़ेंगे आरंभिक ईसाई कला, और आरंभिक ईसाई कला के साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है, बाइजेंटाइन कला। बाइजेंटाइन कला के बाद हम रोमनस्क कला, और रोमनस्क कला के बाद हम पढ़ेंगे कौन सी? ठीक है, गोथिक शैली। क्योंकि ये मध्य युग की शैलियां हैं। मध्य युग में जहां पर अभी तक हम सत्ता पर बात कर रहे थे, इस समय यहाँ यूनान के शासकों या जो इटली के शासकों ने था धर्म का प्रचार प्रारंभ कर दिया है। अब मध्य युग में हम धर्म की कला को पढ़ेंगे, और धर्म के नाम पर ही लोगों को जोड़ा जा रहा था, और धर्म के नाम पर ही लोगों को डरा करके, ठीक है, स्वर्ग, काल्पनिक स्वर्ग और नरक की बात कही जा रही थी, उसकी कला हम पूर्णतः हम मध्य युग में पढ़ेंगे, जिसमें पूर्णतः गिरजाघर पर केंद्रित रही हमारी कला, उसका जिक्र हम करेंगे। जब ध्यान से बुक को पढ़ते चलेंगे तो हमको समझ में आएगा भाई कौन सा पार्ट कहाँ का है, कौन सा कहाँ का। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं ग्रीस की कला, प्राचीन यूनान की कला। इसके सारे टॉपिक्स हम समझा दिए हैं कि कैसे कैसे चली, बिल्कुल जड़ से। जैसे आपसे प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हो, वैसे ग्रीस के समझ लीजिए हम प्रागैतिहासिक काल से शुरू करके और साम्राज्य स्थिति पर लेकर आएंगे। इस साम्राज्य स्थिति पर लाने का कार्य हम 5 भागों में पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद इस यूनान को अधीन किसके कर लिया गया? इटली के, तो बात ही खत्म हो गई। फिर ग्रीस का पार्ट हमारा, तो आप इसका पढ़ने लगेंगे, इटली का पार्ट पढ़ने लगेंगे। तो समझने के ढंग है, किताब को ध्यान से जब देखेंगे तो चीजें आप समझ पाएंगे, अन्यथा आपको दिक्कत करेगा यूरोप की कला हम पढ़ें कैसे, ठीक है। चलिए टॉपिक्स पर हम चलते हैं अपने। किताब पर आराम से नोट्स पर लिखा है, किताब भी पढ़ेंगे तब भी आपको नजर आएगा, रिवीजन कर रहे हैं। प्राचीन यूनान की कला। प्राचीन यूनान की कला में जैसा वहां पर मैंने डायग्राम में बनाया था वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, कुछ अलग नहीं है।
मतलब जैसे हमने शुरुआत की थी यूनान की कला की, वैसे ही अब यहाँ पर आपको लिखित में चीजें दिखाई देंगी। आप समझ रहे ना, लिखित में चीजें दिखाई देंगी। प्राचीन यूनान की कला, प्राचीन यूनान की कला, आर्ट ऑफ एंशिएंट ग्रीस, आर्ट ऑफ एंशिएंट ग्रीस। अभी हमने आपको समय बताया था कि लगभग 3000 से 31 ईसा पूर्व, तो वही आपको देख लीजिएगा, लगभग 3300 से 3000 30 ईसा पूर्व के मध्य समय एग्जैक्ट माना गया है। ठीक, ये इसका समय माना गया है। प्राचीन यूनान की कला व संस्कृति का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यूनान का आधिकारिक ऑफिशियल नाम, अभी हम क्या कर रहे हैं, जड़ शुरुआत कर रहे हैं जो हम आपको समझा के लाए थे। ठीक है, प्राचीन यूनान का आधिकारिक ब्रैकेट में ऑफिशियल नाम हेलेनिक रिपब्लिक, हेलेनिक रिपब्लिक है, जिसे प्राचीन काल में हेलस कहा जाता था तथा यहाँ के निवासी हेलेनिक कहलाते थे। हेलेनिक कहलाते थे, ध्यान रखना। ठीक है, हेलेनिक कहलाते थे। हिंदी भाषा में या क्षेत्रीय यूनान तथा हिंदी भाषा में या क्षेत्रीय यूनान तथा निवासी यवन के नाम से जाने जाते थे। यवन के नाम से जाने जाते थे। ग्रीस अंग्रेजी भाषा का अर्थ है जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द ग्रेसिया से हुई थी, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द ग्रेसिया से हुई थी, जिसका तात्पर्य है द लैंड ऑफ ग्रीस, द लैंड ऑफ ग्रीस। ग्रेसिया का अर्थ क्या है, द लैंड ऑफ ग्रीस। लैटिन भाषा के शब्द ग्रेसिया का अर्थ है द लैंड ऑफ ग्रीस, अर्थात यूनानियों की भूमि, यूनानियों की भूमि। ये कहेंगे सर इसको कहा लिखेंगे, चूंकि अब ध्यान दीजिएगा, इस ये पार्ट हम आपको पढ़ाते नहीं है, लेकिन चूंकि डिस्क्रिप्टिव मामला है, अगर हम एक बार इसको समझेंगे नहीं तो डिस्क्रिप्टिव में हम लिख नहीं पाएंगे। अब कहे कि इससे कोई क्वेश्चन बनता है, नहीं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन चूंकि ग्रीस की कला, यूनान की कला की जड़ को हमें समझना तो रहेगा ना। आपसे पूछा जाए यूनान की कला का प्रारंभ कैसे हुआ, तो आप जान ही नहीं पाएंगे, यूनान की कला अचानक थोड़ी आई थी। तो इसलिए इस पार्ट के क्वेश्चंस को नहीं हमें, लेकिन एक दो बार रिवीजन करके हमें लिखते समय जब हम रिटन पेपर देने जाएंगे और लिखा होगा कि प्राचीन यूनान की कला पर प्रकाश डालिए, तब बेटा आपको ये सारी चीजें समझानी ही पड़ेंगी। वन लाइन में क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन थ्योरिकल आप उस तरीके से अगर सेटिस्फेक्शन के साथ चीजों को देखे नहीं है, आप सही से पढ़े नहीं है, तो फिर आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए एक एक चीज को हम सही से डिवाइड करके पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसी चीजें चली। यूनान का 3/4 भाग पर्वतीय है। इसके दक्षिण पश्चिम में आयोनियन सागर, ठीक, आयोनिक सी अभी हम पढ़े थे, उस पर देखा भी था, हम मैप पर भी देख करके आए हैं। दक्षिण में भूमध्य सागर, अभी हम आपको बता करके आए थे कि मिड सागर भूमध्य सागर है, ध्यान रखना। दक्षिण पूर्व में एजियन सागर, ये भी हम आपको दिखा करके आए थे, एजियन सी है, आराम से आपने देखा था, इस तरीके से यूनान बना हुआ था, इधर आयनिक, इधर एजियन सागर, ये भूमध्य सागर। ये हमने आपको सब विधिवत अभी यहाँ पढ़ते ही समय, उससे पहले ही हमने आपको डायग्राम में विधिवत चित्र के सहारे दिखा दिया है कि ऐसे ऐसे यूनान की भूमि घिरी हुई थी। एजियन सागर में लगभग 2000 द्वीप व प्रायद्वीप थे। हमने आपको बताया भी था कि जो एजियन सागर था इसमें छोटे छोटे द्वीप हुआ करते थे। ठीक है, जो एशिया व यूरोप के मध्य महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र का काम करते थे, महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र का काम करते थे। निसंदेह यूनान में विश्व की कला का वह अमूल्य धरोहर प्रदान किया है जो आज तक के इतिहास में अद्वितीय है। कह रहा जो निसंदेह, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है, जो प्राचीन यूनान में जो कला की शुरुआत हुई, उसके जो पात्र चित्रण की परंपरा था, रेड फिगरेटिव तकनीक थी, ब्लैक फिगरेटिव तकनीक थी, या कहीं ना कहीं पर सर्वप्रथम आदमी को कैसा बनाया जाए, औरत को कैसा बनाया जाए, उसके जो है अंग प्रत्यंग में क्या अंतर आए, ये सब सिखाने वाले हमारे कहीं ना कहीं पर कहाँ के हैं, यूनान के लोग हैं। यूनान के लोगों ने ही सौंदर्य का सही व्याख्यान भी दिया है। सौंदर्य को आत्मिक रूप में समझने का भी कार्य यूनान के लोगों ने किया है।
सुकरात, प्लेटो, प्लेटनस, जहां यही के लोगों ने शुरुआत किया था। अर्थात विश्व में सर्वप्रथम नारी और पुरुष की प्रतिमाओं की कल्पना अगर कहां से की जाती है तो बेटा वो हमारी यूनान की देन है। आज तो हम देख रहे हैं कि स्त्री ऐसे बनेगी, पुरुष ऐसे बनेगा। जैसे आज तो हम कह रहे हैं ठीक कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया तो जान गए कि पृथ्वी भाई खींचती है ना, सामग्रियों को खींचती है, वस्तु को खींचती है। तो ऐसे स्त्री और पुरुष में अंतर क्या था? बाल कैसे होने चाहिए, ठीक है, नितंब कैसे होने चाहिए, वस्त्र कैसा होना चाहिए, हाथ की लंबाई कैसी होनी चाहिए, ये प्राचीन तकनीकी जो सिखाने वाले हैं वो कौन थे? यूनानी ही थे। ठीक है, वित्त चित्रण की प्राचीन धरोहर को उजागर करने वाले कौन थे? यूनानी ही थे। तो यही कह रहा कि निसंदेह यूनान ने विश्व की कला का वह अमूल्य धरोहर प्रदान की है जो आज तक के इतिहास में अद्वितीय है। मतलब आज भी इन चीजों को हम कहीं ना कहीं पर मुख्यतः लेकर चल रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि यूनानी कला का आरंभ कांस्य युगीन हमने बताया क्यों? क्योंकि किसी सभ्यता से, जैसे हमारे यहाँ भारत में हम अगर बात करते हैं कि भारत की इतिहास का प्रारंभ कहां से होता है, तो हम कहते हैं मुख्यतः भारतीय इतिहास को अगर हम देखते हैं सही से तो हमारे क्रम बाई क्रम विकास में कहीं ना कहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता में रहने की व्यवस्थाएं, खाने की व्यवस्थाएं, पहनने की व्यवस्थाएं, व्यवस्थित धर्म की व्यवस्थाएं देखने को मिली थी। इसी प्रकार यूनान में अगर आपसे कहते हैं कि सभ्यता का विकास कहां से चलता है तो यूनान में सभ्यता का बेटा विकास कहां से चल रहा है? देखिएगा, कह रहा यूनान की कला का प्रारंभ कांस्य युगीन अर्थात एजियन सभ्यता से हुआ। किस सभ्यता से हुआ? एजियन सभ्यता से। अभी हम आपको ये इसी चीज समझा करके भी लाए तथा आगामी युगों में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। अध्ययन की सुविधा के दृष्टि के अनुसार यूनान की कला को इतिहासकारों ने 5 भागों में विभाजित किया है। अभी बेटा हम सारी चीज समझा करके लाए हैं। कांस्य युग अथवा एजियन कला, क्रम बाय क्रम विकास, समय बाय समय निचले स्तर पर चले आए। देख लीजिएगा, कांस्य व एजियन कला की बात हम कर रहे हैं तो लगभग 3300 से 1100 ईसा पूर्व के मध्य चली और इसी बीच में जब अंधकार युग रहा तो 1100 से 700 ईसा पूर्व के मध्य रहा। फिर आर्केक युग आया तो 700 से 480 ईसा पूर्व में रहा। बेटा शास्त्रीय युग आया तो 480 से 323 ईसा पूर्व रहा और हेलेनिस्टिक युग जब आया तो 323 से 30 ईसा पूर्व या 31 ईसा पूर्व के मध्य रहा। कहेंगे सर जी इसके बाद फिर यूनान का क्या हुआ? अभी हमने आपको समझा दिया था कि इसके बाद हेलेनिस्टिक युग के बाद इस संपूर्ण यूनान पर किसका आधिपत्य हो गया था? रोमन साम्राज्य का आधिपत्य हो गया था। हमारे देश में जब रोमन साम्राज्य का आधिपत्य हो जाए तो हमारे देश की कला और संस्कृति खराब हो जाएगी, हमारे देश की कला संस्कृति विलुप्त हो जाएगी। तो फिर यूनान नहीं रह गया, अब हमारे पर अधिकार हो गया रोमन साम्राज्य का अर्थात इटली के साम्राज्य का। और इटली के साम्राज्य ने न केवल ग्रीस पर बल्कि संपूर्ण विश्व पर आधिपत्य कर लिया था। इसलिए यहीं से अब यूनान की कहानी खत्म हो जाती है। फिर जब यूनान स्वतंत्र कराएगा तब इसकी कहानी स्टार्ट हो जाएगी। अक्सर करके हमें समस्या कहां से होती है? समस्या वहां से होती है जब हम बाई डायग्राम, बाई मैप पढ़े नहीं होते हैं चीजें। जैसे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं, आज की बात, छोटी सी बात हम और समझाएंगे यहाँ पर ताकि आपको एक बिंदु और हमारा समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आज से कहा जाए सर्की शासक कहाँ के थे? कहते हैं जौनपुर के। कहते हैं कब से कब तक? कहते हैं लगभग 1350 से और लगभग 1526 ईसा पूर्व या 28 ईसा पूर्व के मध्य सर्की शासक माने जाते थे। इससे पहले सर्की शासक थे? नहीं थे। इसके बाद सर्की शासक हुए? नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये सर्की शासक कोई सर्की शासक नहीं थे बल्कि तुगलक काल में इस जागीरदारी की व्यवस्था के लिए ठीक मोहम्मद बिन तुगलक ने एक व्यक्ति को भेजा जहां और उस व्यक्ति ने आकर के यहाँ पर जागीरदारी तो की लेकिन फिर क्या किया कि तुगलकों को धन न देकर के स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। इसलिए कुछ समय के लिए हमको सर्की शासक नजर आएंगे फिर हमारे विलुप्त हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आप देखते हैं तो देखिएगा इस समय 5 शासन रहे थे और वो 5 शासन हमारे जब हम पढ़ाते हैं, चाहे बहमनी साम्राज्य हो, चाहे मालवा मांडू की बात कर रहे हो, चाहे सर्की शासक जौनपुर हो, चाहे इलियास वंशीय शासन हमारा जो है पश्चिम बंगाल में हो, अक्सर करके सब बच्चे बड़ा कंफ्यूज होता है, सर जी ये कहां से आ गए? ये वो व्यक्ति थे जो सामंती रूप में अपने आप में आए थे
खुद को स्वतंत्र कराया। लेकिन जब दिल्ली का शासन फिर से अच्छे से निकल गया, फिर सुदृढ़ हो गया, फिर मुगलों ने जो है शासन व्यवस्था संभाली, तो इन सामंतियों को समाप्त करके फिर दिल्ली में ही जोड़ लिया गया था। तो वही बात यहाँ पर भी बात आती है बेटा। अब हम हेलेनिस्टिक युग के बाद यूनान की कला को नहीं पढ़ेंगे, फिर यूनान की कला को हम कब पढ़ेंगे जाकर के, फिर यूनान की कला को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि यूनान छोटे छोटे रूपों में बट गया था। आज ग्रीस पर फिर से दोबारा आधुनिक कला में ही सीधे दिखाई देगा चीजें, और 1960 के बाद की चीजें। फिर हमको यहाँ पर कोई विकास नहीं दिखाई देगा। फिर हम सीधे रोमन साम्राज्य और फिर इसके बाद हम पुनर्जागरण काल इटली साम्राज्य पढ़ेंगे। और पुनर्जागरण काल के बाद जब लोग अपने आप को स्वतंत्र कराने लगे, फ्रांस अपने आप को स्वतंत्र करा लिया, जर्मनी अपने आप को स्वतंत्र करा लिया, स्पेन अपने आप को स्वतंत्र करा लिया, तो वहां से हम कलाओं का विकास पढ़ेंगे। अभी इस बीच में अब हम कोई कलाओं का विकास नहीं पढ़ेंगे, बस इसी चीज को हम केवल समझ रहे हैं। तो ये चीज हमको स्पष्ट समझ आई कि भाई इससे इस काल के बीच में यूनान की कला का विकास हुआ है। अब हम एक एक करके पढ़ रहे हैं एक एक टॉपिक। कांस्य युग या एजियन कला, चलिए देखते हैं। दजला फराग नदियों, कांस्य युग या एजियन कला, ठीक। ग्रीस ब्रॉन्ज एज, ठीक, या एजियन एज। ग्रीक ब्रॉन्ज एज या एजियन एज समय मैंने आपको बता दिया था कि 3500 से 1100 ईसा पूर्व के मध्य रहा है। दजला फरात तथा नील नदी घाटी में पल्लवित आकर्षक सभ्यताओं के कुछ समय पश्चात ही तीसरी कलात्मक सभ्यता एजियन समुद्र के द्वीपों व प्राय द्वीपों के मध्य विकसित हुई। यूरोप में सभ्यता का आविर्भाव और विकास सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व में स्थित एजियन प्रदेश से होता है। भौगोलिक दृष्टि से इस क्षेत्र को 4 भागों में बांटते हैं। इस क्षेत्र को हम देखो समझ कर चल रहे हैं, मूल को 5 भागों में और फिर मूल को फिर डिवाइड कर दिया गया। बात समझ, हम एजियन समुद्र को भी 4 भागों में डिवाइड कर लिए, हम शास्त्रीय काल को भी 3 भागों में डिवाइड कर लिए। बात समझना, तो मूल को फिर से अलग से डिवाइड किया गया वो अलग बात है, लेकिन मूल हमारे कितने पार्ट रहे हैं, वो 5 पार्ट रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो प्राचीन जो कांस्य युग है इसको कितने भागों में अध्ययन की दृष्टि से देखा गया, 4 भागों में देखा गया। कौन कौन से? यूनान अर्थात माइसिनिया की कला, मिनोन क्रीट कला, साइक्लेडिक कला और एशिया माइनर का पश्चिमी तट। ध्यान रखिएगा। एक एजियन प्रदेश में प्राचीन इतिहास को प्रकाश में लाने का श्रेय जर्मनी के एक व्यापारी हेनरिक स्लीमान को जाता है, या होमर के महाकाव्यों का प्रेमी था। होमर कौन थे? होमर एक कवि थे जिन्होंने इलियड और ओडिसी नामक ग्रंथ लिखा था, और इसमें प्राचीन काल्पनिक कथाएं कही थी, और उन काल्पनिक कथाओं को सत्य सिद्ध करने के लिए हेनरिक स्लीमान ने खोजना प्रारंभ किया। इसी होमर के इलियड नामक ग्रंथ में ट्राय नगर की विशेषता को बताया गया था, और जब व्यापारी हेनरिक स्लीमान ने इस क्षेत्र को खोजा तो वास्तविकता में ट्राय नगर के अवशेष हमको दिखाई दिए। जैसे कालिदास भी अपने में जो है बता गए थे कि भाई ये नगर हुआ करते थे, और आगे चल करके वो नगर हमको दिखाई दिए। ठीक है, तो वैसे ही इसी प्रकार से इलियड में जो होमर ने ट्राय नगर की विशेषता बताई थी, वो ट्राय नगर की विशेषता हमको आगे चल करके हेनरिक स्लीमान ने सत्य सिद्ध करके बताई। ठीक है, पुरातत्व की सहायता से इनकी कथाओं को सत्य सिद्ध करना चाहता था। इसने एशिया माइनर में ट्राय नगर का उत्खनन प्रारंभ कराया। स्लीमान की मृत्यु के उपरांत इस नगर का उत्खनन कार्य, ठीक है, डोर्पफेल्डर ने किया है। जो हेनरिक स्लीमान है, जब इनकी मृत्यु हो गई तो इस क्षेत्र का जो उत्खनन कार्य आगे बढ़ाने का कार्य किया वो किसके द्वारा किया गया? तो डोर्पफेल्डर के द्वारा किया गया था। साइक्लेडिक कला, समय लिखेंगे, साइक्लेडिक कला का जो समय लिखेंगे वो लगभग हमारा रहा है 3500 से 2000 ईसा पूर्व। एजियन समुद्र के बिखरे हुए छोटे छोटे द्वीपों को साइक्लेडिक कहा जाता। जो एजियन में छोटे छोटे द्वीप हमारे बिखरे हुए थे, अब ये द्वीप है, ये द्वीप है, ये द्वीप है, इस तरीके की सभी द्वीपों को हम क्या कहते थे? साइक्लेडिक कहते थे। साइक्लेडिक कहते थे। ये द्वीप समूह एक झील के समान फैले थे। इसमें पैरोस, जाक्सोस, कोरोस, फेरा, सिफनोस, मैलोस, साइरस इत्यादि प्रमुख द्वीप हुआ करते थे। यहाँ पर शमशान संबंधी सामग्री बनाने में भी श्रेमिक का प्रयोग माना जाता है। इसमें बड़े फ्राइंग पैन्स जिनमें जैसे हम क्या करते थे मिस्र में पढ़कर क्या है, मम्मी, उसी तरीके से प्राचीन
शवों को दफनाने के लिए जो व्यवस्था थी उसको हम क्या कहते थे, फ्राइंग पैन्स कहते थे। ये टेराकोटा के भी बने होते थे। ये फ्राइंग पैन सराय ठीक साइरस नामक नगर से लगभग 2500 ईसा पूर्व के मध्य प्राप्त हुई हैं। यहाँ से एक वीणा वादक नेट में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक वीणा वादक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से एक वीणा वादक, हार्प प्लेयर, नेट में पूछा गया है। कहां से? ठीक है, एजियन समुद्र की कला से साइक्लेडिक कला में हार्प प्लेयर, वीणा वादक, नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेट में पूछा गया वीणा वादक कहां से मिला, तो प्राचीन यूनान की कला से मिला हुआ है। अगर प्राचीन यूनान की कला ऑप्शन दिया है डायरेक्ट तो ठीक है, और अगर तोड़ कर दिया है तो आप कह देंगे कि साइक्लेडिक कला में, एशियन समुद्र की कला में, साइक्लेडिक कला में हार्प प्लेयर, वीणा वादक मिला था, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आगे कह रहा है क्रीट या मिनोवन काल। ठीक है, क्रीट या मिनोवन काल, ठीक 2700 से 1450 ईसा पूर्व। क्रीट एक विशाल द्वीप है जो यूनान के दक्षिण में स्थित है। क्रीट से प्राप्त अवशेष लगभग 3000 ईसा पूर्व प्राचीन माने जाते हैं। क्रीट की कला को इतिहासकार आर्थर इवांस ने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले पूर्व प्रासाद युग। इस काल में भी कोई विशेष कार्य नहीं हुआ, केवल भित्ति चित्र हमको देखने को मिले हैं। बस वही बात यहाँ से बस पूछी भी गई है अभी तक। तो कहते हैं इसके आरंभिक काल, ठीक, इसे आरंभिक काल भी कहते हैं। इस समय के अधिकांश चित्रित उदाहरण प्राप्त नहीं होते हैं, किंतु हस्त निर्मित पात्र जिन पर काले सफेद रंग से ज्यामिति का लेखन बनाए गए हैं, जिन पर काले और सफेद रंग से ज्यामिति का लेखन बनाए गए हैं, प्राप्त हैं। ये साधारण बीज से पकाए हुए तथा पॉलिश किए हुए थे। बस इतनी बात यहाँ पर। प्रथम प्रासाद युग, ये टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वप्रथम विश्व में भित्ति चित्रण कहां पर देखने को मिलते हैं, क्रीट की सभ्यता में। मध्य मिनोवन काल भी कहा जाता है। इस समय क्रीट में सत्ता वही की वही स्थिति थी, जैसी थी वैसे। शासकों ने हाथ में, ठीक है, वही के स्थानीय शासकों के हाथ में ही थी, ध्यान रखेगा। सत्ता जैसी थी वही छोटे छोटे शासकों के हाथ में थी। इस समय महलों के भित्तियों पर अलंकारिक आलेखन चित्रित कराए गए हैं जो गीले प्लास्टर पर बनाए गए हैं। ये भित्ति चित्र संभवतः विश्व में सर्वप्रथम प्राप्त भित्ति चित्र निर्मित माने जाते हैं तथा चक्र निर्मित मध्यभाग भी विशेष उल्लेखनीय है। आपसे कहे कि विश्व में सर्वप्रथम भित्ति चित्र हमको कहाँ देखने मिलते हैं, गीले प्लास्टर पर हम कहेंगे क्रीट की कला में। ये भी हमारा टीजीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। टीजीटी का पूछा, बहुत दो पॉइंट हैं बस, लेकिन समझना आसान है। द्वितीय प्रासाद युग, क्रीट की यह संस्कृति अपनी चरमोन्नत पर थी। 1600 ईसा पूर्व में पहुंची। इस युग में नासोस, फेस्टास, टायरिस, बोर्निया तथा होगियाटाडा में भव्य राजप्रसादों मतलब राजाओं के द्वारा जो छोटे छोटे भवनों को निर्माण किया गया उनको राजप्रसाद कहा जाता था, का पुनः निर्माण किया गया। इसके उत्तर, ठीक है, इसे उत्तर मिनोवन काल भी कहा जाता है। भूकंप इत्यादि से नष्ट होने, ठीक है, के पश्चात यहाँ के नगरों में राजप्रसादों का पुनर्निर्माण कराया गया है। यह समय क्रीट की सभ्यता में पुनर्जागरण काल रहा है। सर आर्थर इवांस ने 1900 ईसा पूर्व में इस राजप्रसाद को खोज निकाला, ठीक है, या खोजने का कार्य किया, जिससे जो एक रहस्यमयी तकनीक थी या रहस्यमय व्यवस्था थी। मतलब ये राजप्रसाद नष्ट हो चुके थे, लेकिन आर्थर इवांस ने खोज करके इसको निकाला था। आर्थर इवांस के अनुसार यह राजप्रसाद अपने आनंदमय दिनों में लगभग 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला था। ठीक है, यहाँ के राजप्रसादों में भित्ति चित्रण गीले तथा सूखे, इसमें गीले तथा सूखे दोनों भित्तियों पर हुए थे। जो राजप्रसाद यहाँ के छोटे छोटे सामंत, छोटे छोटे राजा बनवाए थे, उनके जिक्र हमको नहीं मिले हैं। बस राजाओं के राजप्रसाद हैं, लेकिन उस पर कुछ लिखा नहीं गया था, इतना हमको मिला है। लेकिन ये गीले तथा सूखे दोनों प्लास्टर पर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, दोनों प्लास्टर पर देखने को मिलते हैं। इस समय के अगर देखा जा रहा है कि भित्ति चित्रों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो इस समय संपूर्ण मिनोवन काल में केवल एक ही देवी के चित्र देखने को मिलते थे। वो कौन थी? स्नेक गॉडेस। इसके भित्ति चित्र और इसके मूर्ति शिल्प ही देखने को मिलते थे, चाहे वो पात्रों पर हो चाहे भित्तियों पर है। एक युवा पुजारी स्नेक गॉडेस का भित्ति चित्र उल्लेखनीय है, जो क्रीट का मुख्य रूप से प्रचलित भित्ति चित्र है, जो नासोस से प्राप्त हुआ। मतलब संपूर्ण जितना, ये अपने समय की कोई रानी रही होंगी या, ठीक है, मतलब कोई देवी रही होंगी, जो अक्सर करके राजा इसको चित्रित कराने में रहते थे। इसलिए ध्यान रखना, स्नेक गॉडेस के भित्ति चित्र आपसे पूछता है
तो आप कहेंगे स्नैक गार्डन के भित्ति चित्र मुख्यतः हमको कहीं कहाँ दिखाई देते हैं, क्रीट की सभ्यता में ही दिखाई देते हैं। ठीक, ठीक, हार्वेस्टर्स वेस्ट उल्लेखनीय है जो होगिया ट्राडस से प्राप्त है, सेलकड़ी पत्थर में निर्मित है। हार्वेस्टर वेस्ट, जो हार्वेस्टर वेस्ट की प्रतिमा है, ये कहाँ से मिली, होगिया ट्राडस से मिली हुई सेलकड़ी पत्थर में मिली। स्नेक ग्राडस की प्रतिमा 1600 ईसा पूर्व में नासोस से मिली है। इस समय किस संग्रहालय में है, हेराक्लियोन म्यूजियम क्रीट में है, हेराक्लियोन म्यूजियम क्रीट में है। ये दोनों प्रतिमाएं इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्रीट काल की। बस हमारा क्रीट काल समाप्त, बहुत छोटे छोटे पार्ट है, ध्यान रखिएगा, समझ कर क्या है, पढ़ने में कोई समस्या ही नहीं होगी। माइसिनिया की कला, ठीक है, माइसिनिया की कला 1600 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व के मध्य। माइसिनिया भी यूनान की भूमि पर क्रीट के उत्तर की ओर स्थित है। कांस्य काल, ठीक, कांस्य काल में लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में यहाँ की संस्कृति हेरस नामक नगर में केंद्रित थी। यहाँ का मुख्य जो माइसिनिया क्षेत्र का है उसका मुख्य नगर क्या था, हेरस नामक नगर। तो हेरस नगर केंद्रित थी, इसके कारण से हेलेनिक कला भी कहा जाता है। लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास यही हेल्दे संस्कृति माइसिनिया संस्कृति के नाम से जाने जाने लगी। माइसिनिया की कला के पतन के पश्चात यूनान में शास्त्रीय युग का आरंभ होता है। ठीक है, इस बीच में इस नगर में कोई कार्य नहीं हो, केवल शास्त्रीय नगर में, शास्त्रीय काल में इस नगर में दोबारा कार्य हमको देखने को मिलता है। बस बात खत्म हो गई। ठीक, माइसिनिया कला का पतन डोरियन जाति के आक्रमण के कारण हुआ था तथा माइसिनिया में डोरिक शैली की स्थापना हुई थी। इस शैली का विश्व प्रसिद्ध कलाकार फिदियास था, जिसने एथना देवी, पार्थनोस, ज्यूस, ठीक, ओलंपिया देवी आदि की विशाल प्रतिमाएं बनाई थी। यह मुख्यतः मूर्तिकार था तथा यूनान की कला का श्रेष्ठ कलाकार माना जाता है। क्रीट व माइसिनिया की सभ्यता कांस्य की संबंधित सभ्यता है। होमर द्वारा लिखित इलियड व ओडिसी ग्रंथ, इसमें ट्राय नगर के अवशेष माइसिनिया से प्राप्त हुए हैं। एक एक्रोपोलिस का युद्ध माइसिनिया के राजप्रसादों में मिला हुआ, ध्यान रखना। एक्रोपोलिस क्या है, एक्रोपोलिस मतलब ऊंचे भवन पर स्थित जो है इमारतें या ऊंचे स्थानों पर निर्मित भवन है, उनको एक्रोपोलिस कहा जाता था। मतलब इस ऊंचे भवनों पर निर्मित जो है व्यक्तियों के मध्य युद्ध के जो दृश्य दिखाई देते हैं वो कहाँ पर दिखाई देते हैं, माइसिनिया में दिखाई देते हैं। इस समय की राजकीय समाधियों में, ठीक, हेनरिक स्लीमान, मिस्टेक का ध्यान रखना, हेनरिक स्लीमान को अत्यंत बहुमूल्य आभूषण, स्वर्ण पात्र, ठीक, के नकाब, कांस की स्वर्ण खचित तलवारें इत्यादि के अवशेष देखने को मिले हैं। माइसिनिया में 1600 ईसा पूर्व से ही राजाओं व राजकुमारों ने समाधि गृह बनाने प्रारंभ कर दिए थे, जिन्हें बिहाई टाम्ब कहा जाता था। जैसे हम मिस्र की कला में समाधि गृह पढ़कर पिरामिड कहा जाता था, वैसे माइसिनिया में जो राजप्रसाद बने, राजाओं की मृत्यु के शव को दफनाने के लिए जो प्रसाद मिले, ठीक, उनके प्रमाण मिले, उनको क्या कहा जाता है, बिहाई टाम्ब कहा जाता है। ध्यान रखना, जिनका आकार सूच्याकार होता था। यूनान से ऐसे सैकड़ों समाधि गृह, ठीक है, जो मिले हैं। 9 समाधि गृह माइसिनिया से हमको देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना, यूनान की कला में संपूर्ण 100 समाधि गृह बने हैं, लेकिन माइसिनिया में प्रॉपर हमको 9 प्रमुख समाधि गृह मिलते हैं। इनमें सर्वाधिक आकर्षक कौन सा है, तो ट्रेजरी ऑफ आर्कटस। ट्रेजरी ऑफ आर्कटस जो समाधि गृह है वो सर्वाधिक आकर्षक हमें माइसिनिया की कला में देखने को मिलता है, माइसिनिया की कला में देखने को मिलता है। बस हो गया हमारा, ठीक है। मतलब हम क्या पढ़ चुके हैं, हम कांस्य युग पढ़ चुके हैं। कौन सा युग पढ़ चुके हैं, कांस्य युग पढ़ चुके हैं बेटा। प्राचीन यूनान की कला को समझा, उसके बाद हमने कांस्य युग पढ़ा और कांस्य युग को 4 भागों में बांटा गया है। कलात्मक दृष्टि से 3 भाग इंपॉर्टेंट हैं, इसमें साइक्लेडिक कला में हार्प प्लेयर हमको देखने को मिला। क्रीट की कला में हमको ये देखने को मिला कि मुख्यतः गीली भित्ति पर व सूखी भित्ति पर चित्रकारी हमको देखने को प्रारंभ होती थी। इसके लिए हमको क्या देखने को मिला, स्नेक गार्डन की मूर्ति शिल्प और स्नेक गार्डन की चित्र प्रमुखतया यहाँ पर देखने को मिले थे। और इसके बाद हमारी शुरुआत होती है माइसिनिया की कला, जो क्रीट की भूमि से कुछ दूरी पर थी। मतलब छोटा अलग भवन हुआ करता है, जैसे कैसे, जैसे हमने पढ़ा था सुमेर और अक्कद को, वैसे ही क्रीट से कुछ दूरी पर माइसिनिया हुआ करती थी। और माइसिनिया की कला में हमको देखने को मिले हैं जो क्रीट की सभ्यता का रूप दिखाई देता है माइसिनिया में। और इस यहाँ पर हमको जो देखने को मिला माइसिनिया की कला के दृश्यों में, हमने देखा कि यहाँ पर माइसिनिया में राजप्रसादों का बनना प्रारंभ हो जाता था और इसी के साथ में राजाओं के दफनाने के लिए बिहाई टाम्ब, समाधि गृह मिलने को प्रारंभ हो जाते थे। और समाधि गृहों में सबसे ज्यादा व्यापक तौर पर विकसित हमारा समाधि गृह कौन है, ट्रेजरी ऑफ आर्कटस है। कौन सा है, ट्रेजरी ऑफ आर्कटस है, ध्यान रखिएगा, ट्रेजरी ऑफ आर्कटस है।
ठीक है, ट्रेजरी ऑफ वाटर्स हैं। तो ये हम पूरा प्रॉपर आपको समझा दिए हैं एजियन सभ्यता। टॉपिक बेटा उलझाऊ है, थोड़ा सा समझ करके एक बार आप स्वयं भी पढ़िएगा, वीडियो को एक बार दोबारा जरूर क्लियर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसलिए हम टॉपिक, ये जो टॉपिक हमारे हैं ये अक्सर करके कोई भी बच्चा समझ ही नहीं पाता, ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुरुआत जड़ नहीं समझी होती है तो सबको दिक्कत ही करता है। अक्सर करके बुक से भी पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत करेगा। तो इसलिए जितना समझा रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। और टॉपिक आज हम ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, कल आपके 2 टॉपिक हम इसके बाद पढ़ा लेंगे, जब आप इसको आज खूब रिवीजन करेंगे, कल इसको हम समझ लेंगे, तब हम अगला टॉपिक आपको अंधकार युग पढ़ाएंगे। और कल अंधकार युग के साथ ही हम आपका टॉपिक एक और पढ़ा देंगे, जो हमारा कौन सा है, आर्केइक युग। आर्केइक मुस्कान के लिए जाना जाता है, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। आर्केइक मुस्कान के लिए जाना जाता है। इस समय सर्वप्रथम विश्व में प्रथम बार, इसी समय आर्केइक युग में ही प्रथम बार नारी नारी व पुरुषों की कल्पना दिखाई देती है। ठीक है, नारी प्रतिमाओं को कोर कहा गया और पुरुष प्रतिमाओं को क्या कहा गया, पुरुष। ये भी क्वेश्चन नेट में पूछा गया है एक बार कि प्राचीन नारी और प्राचीन पुरुष प्रतिमाओं को क्या कहा जाता था, तो पुरुष और कोर प्रतिमाएं कहा जाता था। आर्किक युग में ही हालांकि फ्लैट सीधी मूर्तियां ही बनती थी, लेकिन हमको पुरुष और कोरों की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। और आर्किक युग में ही सर्वप्रथम बार वास्तुकला के प्रमाण देखने को मिलते हैं। यहीं से वास्तुकला का हमको पढ़ना, अध्ययन करना प्रारंभ हो जाएगा। यहीं से मूर्तिकला का भी अध्ययन करना प्रारंभ हो जाएगा। शास्त्रीय युग में भी वास्तुकला, मूर्तिकला, हेलिस्टिक काल में भी हम वास्तुकला और मूर्तिकला क्रमशः पढ़ते चलेंगे। अभी तक हम वास्तुकला पर कोई जिक्र नहीं किए हुए हैं। जो मिले भी वो लकड़ी के और मिट्टी के हुआ करते थे, जो पूर्णतया ठोस थे, जिन पर हम कोई प्रमाणिक तथ्य पाए नहीं, तो उस पर हम पढ़ेंगे। लेकिन आर्केइक युग में मुख्यतः हमको प्रमाणिक तथ्य देखने को मिलते हैं। इसके लिए हम यहाँ से अब डोरिक और आयनिक शैलियों का प्रचलन भी देखने को मिलेगा। कल इस पर हम चर्चा करेंगे, अंधकार युग पर और आर्केइक युग पर। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। चलिए, फिर कल क्लास होती है तो